जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। इसमें ये फिजिक्स का तीसरा का क्लास है और इसमें सरल मशीन पढ़ेंगे लोग। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बना रहता है और आता भी है। तो इसे देखने के बाद आपको जो मशीन से क्वेश्चन आता है, सरल मशीन से, वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले तो यही समझना है कि मशीन क्या होता है। तो देखिए कि आप चाहे हम जितने भी व्यक्ति हैं, मशीन के चारों तरफ इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। यानी कि कोई भी ऐसा टूल्स जो आपका समय बचाए और साथ में आपका एफर्ट यानी कि शक्ति बचाए, उसे मशीन बोला जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए जल्दी अगर करना हो तो मशीन के द्वारा किया जा सकता है और साथ में एक समय में मल्टीपल कार्य किया जा सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा भी कार्य किया जा सकता है। तो ऊर्जा भी बचाने का काम करता है मशीन मनुष्य का। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। सरल मशीन का मतलब क्या होता है कि अब एक चीज़ देखिए, आप देखे होंगे कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा मशीन, या आप देखिए कि ट्रेन भी क्या है, मशीन ही है। तो बहुत बड़ा बड़ा जो मशीन होता है या बड़ा मशीन होता है, तो उसमें ईंधन का यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, गैस, ये सब का यूज करके उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो सरल मशीन होता है, इसमें ईंधन का उपयोग नहीं करके मानव जो क्षमता होता है, अपने हाथों का उपयोग करके, अपने शक्ति का उपयोग करके इसका उपयोग करता है लोग, और इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिएगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए, सरल मशीन बल आघूर्ण किस सिद्धांत पे काम करता है। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा दो छड़ जिसको बीच से ज्वाइंट किया गया हो और आसानी से घुमा के उसमें काम किया जा सके, या कहिएगा कि कोई भी ऐसा एंगल जहाँ से कोई छड़ हो गया या कुछ भी हो गया, कोई भी मशीन उसे पकड़ के और काम लिया जा सके, तो उसे बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। बल आघूर्ण मतलब कि घूमना, आसानी से बल लगा के उसे घुमाना। कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है। तो ये आपका सरल मशीन का डिफिनेशन हो गया। सरल मशीन का डिफिनेशन आप जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं। ये पेन के देखिए कि ये मार्कर है, ये भी मशीन ही है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बीच में से इसे पकड़ के इससे काम ले रहे हैं। तो ये एक मशीन का ही एक टूल्स है। उदाहरण में देखिए कि उत्तोलक हो जाएगा, पहिया हो जाएगा, धुरी हो जाएगा, कील हो जाएगा, चाहे जो भी चीज़ हो, कुल्हाड़ी, खुरपी, बर्छा, चाहे जो भी चीज़ है, सभी चीज़ मशीन ही है। लेकिन ये सब मशीन जो है, जैसे कि ये मशीन है, चाहे और भी खुरपी, बर्छा, ये सब जो मशीन है, ये आपका सरल मशीन में आ जाएगा, जहाँ पे फील का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं लोग। तो ये तो हो गया। अब देखिएगा कि हम लोग को जो पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो पढ़ना है उत्तोलक। उत्तोलक से क्वेश्चन आता है। बाकी जितना ये कील, धुरी, ये सब पहिए, ये सब से क्वेश्चन आएगा, ये भी सरल मशीन में आता है। लेकिन उत्तोलक से यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए कि टेढ़ी छड़, जो किसी एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़, यानी कि कोई भी दो छड़ होना चाहिए। ये आपका ऐसा भी छड़ हो सकता है, ऐसा भी छड़ हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जो किसी निश्चित बिंदु पर कोई भी हम लोग मशीन, जैसे ये इससे हम काम कर रहे हैं तो इसको पकड़े ही हैं, तो कोई भी निश्चित बिंदु के परिध स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे आपका उत्तोलक बोला जाता है, उत्तोलक मशीन बोला जाता है। जिसमें आपका चिमटा आ जाएगा, कैंची आ जाएगा, सलौता आ जाएगा, ये सब आप देखे होंगे। चिमटा, कैंची, इसका उपयोग भी किए होंगे। तो ये सब आपका उत्तोलक में आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके, तो और भी आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अब देखिए उत्तोलक से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक आपका आलम होता है, और अयास होता है, और भार होता है। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए 3 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, आलम, अयास और भार। तो ये आपको याद रखना है। उत्तोलक के भाग कितने होते हैं, प्रकार नहीं, सॉरी। तो इसके भाग 3 होते हैं, आलम, अयास और भार। एक बार इसे समझ लिया जाए, उसके बाद इस पिक्चर पे समझाएंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए कि आलम ये क्या है। इसे इंग्लिश में फल्क्रम बोला जाता है। तो फल्क्रम भी याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी नहीं पूछ के इंग्लिश दे देता है। तो आलम का इंग्लिश फल्क्रम होता है। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। तो ये क्या बताता है कि वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है। जैसे कि आप कैंची लीजिएगा,
तो कैंची लीजिएगा तो ये क्या करता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, आप उसको जिधर मन करे उधर आप घुमा सकते हैं। इसके बाद होता है अयास। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे अयास बोला जाता है। तो देखिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे नट बोल्ट जो लगा रहता है, कैंची को जो ज्वाइंट करके रखता है, कोई भी छड़ से काम करेंगे, पिलास हो गया चाहे कोई भी सरावता हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक नट बोल्ट रहता है जहाँ दोनों छड़ ज्वाइंट रहता है, तो ज्वाइंट रहता है उसे फलक्रम बोला जाता है। और अयास जहाँ पे बल लगाया जाता है, बल लगा के काम किया जाता है, उसे अयास बोला जाता है, जहाँ से पकड़ सकते हैं। तो देखिएगा कि अयास का मतलब क्या होता है, एफर्ट। एफर्ट मतलब अपना शक्ति जहाँ से हम लोग लगाएंगे लोग, एफर्ट का मतलब शक्ति ही होता है। देखिए उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है, तो जो कैंची होता है तो हम लोग इसके यहाँ पे बल लगाते हैं लोग पकड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अयास हो जाएगा। और जहाँ से दोनों छड़ मुड़ सकता है आसानी से, जिस ज्वाइंट पे नट बोल्टू लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आलम बोला जाता है, यानी कि फलक्रम बोला जाता है। और जहाँ पे कार्य किया जाता है, अब यहाँ पे हम बल लगाएंगे तो कैंची कोई चीज़ काटने के लिए ही होता है, तो जैसे कि आप कपड़ा काट रहे हैं तो बल कहाँ लगता है, तो इसके जो सिरा होता है वहाँ पे इस बल तो यहाँ लगेगा, जो सिरा होता है वहाँ पे कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे भार लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, भार लगेगा। तो देखिए कि भार का मतलब उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है या जिस पे कार्य किया जाता है, उस वस्तु का वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे भार कहा जाता है। तो अब आसानी से समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो छड़ है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपका कोई ऐसे पत्थर है, इस पे हम छड़ रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल है, ये जरूरी नहीं है कि नट बोल्टू होना ही चाहिए, नट बोल्टू नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वो एंगल जुड़ाव करता है उसी को बोला जाता है आलम। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक हम छड़ लिए ऐसे, अब यहाँ से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसे पकड़ा है, इसे पकड़ के और यहाँ कोई भार है तो इसे उठा रहा है, तो ये आपका भार हो जाएगा, यानी कि कोई सामान यहाँ से ऊपर की तरफ उठा रहा है, और यहाँ जब दबाव डालिएगा यानी कि बल लगाइएगा तभी ये काम करेगा। और काम करने का जो मेन इसमें क्रियाशील एक्टिव करता है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो आलम होता है, अगर आलम नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, तो ये आलम ज्वाइंट करता है इन दोनों को, किसको, भार को, और आपका ये जहाँ एफर्ट लगाएंगे यानी शक्ति लगाएंगे उसको। तो ये आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस पर आसानी से समझिए। तो देखिए कोई दो छड़ है, अब दो छड़ है चाहे एक छड़ है, तो एक छड़ यहाँ पे हम समझा दिए। अब दो छड़ से मान लीजिए कोई काम करना है, तो देखिए कि कैंची में दो उसका भाग होता है। अब उस भाग को ज्वाइन करने के लिए कहीं पे ना कहीं पे नट बोल्टू या क्लिप लगाता है लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्लिप लग गया, तो ये बीच में दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। तो जो ज्वाइंट कर दिया उस मशीन के, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका फलक्रम हो गया यानी कि आलम हो गया। अब ये तो ज्वाइंट हो गया। अब कोई वस्तु हमको काटना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो ये रहता है भाग, यहाँ हम लोग पकड़ते हैं लोग, और जो भाग पकड़ते हैं लोग तो यहाँ पे शक्ति लगाएंगे लोग, तो ये शक्ति लगाएंगे लोग, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो एफर्ट, या उसे हिंदी में अयास बोला जाता है। और जहाँ पे कार्य किया जाता है उसे भार बोला जाता है। तो आसानी से समझिएगा कि कोई वस्तु काटेगा तो वो भार ही उठाएगा, तो ये भार होता है। तो ये आपका हो गया। तो तीन चीज़ आप याद रखिएगा, आलम होता है जहाँ से दोनों छड़ ज्वाइंट होता है, अयास यानी एफर्ट जहाँ से कार्य किया जाता है, और भार यानी कि जिस पे कार्य किया जाता है, जिस वस्तु पे जहाँ से काम करते हैं लोग। तो ये तीन चीज़ हमेशा याद रहेगा। अब देखिएगा कि उत्तोलक के तीन प्रकार होते हैं, तीन श्रेणियों में इसे बांटा गया है। कौन कौन श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, तो ये तीनों में बांट दिया गया है। अब ये बांटा क्यों गया है कि देखिए कि मशीन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ये कैंची हो गया, यहीं पे आप सरावता लीजिएगा या कसैली जो काटने वाला जो मशीन होता है या सरावता जो होता है, तो देखिए एक ऐसे छड़ रहता है, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट रहता है, और फिर ऐसे उठा रहता है, और इसमें ऐसे भाग एक ब्लेड का बना रहता है, और फिर यहाँ से देखिएगा कि ऐसे बना रहता है, और इसी को दबाते हैं लोग इसमें रख के, तो आसानी से कटता है। तो ये आपका सरावता हो गया, सुपारी काटने वाला ये सरावता हो गया। तो इस प्रकार देखिए कि मशीन रहता है। तो जो आलम है, तो
तो आलम यहाँ पे बीच में है। यहाँ पे देखिएगा कि जो ज्वाइंट है दोनों छड़, तो ये आपका बाहरी की तरफ आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आलम हमेशा बीच में ही रहेगा, कभी ये बाहर की तरफ भी आ सकता है, कभी इधर भी जा सकता है। तो इसीलिए ये 3 भागों में इसे बांटा गया है, 3 श्रेणियों में, कि कब आलम कहाँ रहेगा, तो उसी आधार पे ये आसानी से आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें कौन कौन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब आलम भार और अयास के बीच में हो, तो जब आलम यानी कि जो ज्वाइंट करने वाला बिंदु है, आलम मतलब याद रखिए कि ज्वाइंट करने वाला बिंदु, तो जब ज्वाइंट करने वाला बिंदु आपके भार और अयास के बीच में हो, तो उसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिएगा कि कैंची का अगर हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो जो आलम होता है, जो ज्वाइंट करने वाला बिंदु होता है, ये क्या होता है, ये बीच में होता है। यहाँ पे देखिएगा कि ये बीच में है, तो ये आपका प्रथम श्रेणी में आएगा। अब ऐसे जितना भी सरल मशीन आप दिमाग में ला सकते हैं, वो सभी इसके उदाहरण हो सकता है। जैसे कि देखिए कैंची, तो ये तो कैंची है। सिर को हिलाना, जैसे कि देखिए कि ये मेरा आपका सिर हो गया, ये आपका गर्दन हो गया, और ये मेरा पूरा शरीर हो गया। तो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि बीच में ये ज्वाइंट किया गया है। ये अगर मेरा सर अलग हो, गर्दन अलग, ये हमारा धड़ अलग है, तो इसको ज्वाइंट करने का काम कौन कर रहा है, ये गर्दन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हम हिला रहे हैं, तो बीच में इसका पॉइंट पड़ रहा है जोड़ने का। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा सिर को हिलाना। ये किस में आ जाएगा, तो आपका प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। प्लास या पिलास, इसे आसान भाषा में, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं लोग। तो पिलास जो होता है, तो पिलास भी देखिएगा कि कैंची के तरफ ही होता है। उसके जो आगे का भार होता है वो आपका तार और काटने के लिए होता है, और एक पीछे वाला भार पकड़ने वाला होता है। तो वो भी किस में आ जाएगा, तो आपका इसी में आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा सीसा। सीसा यानी कि देखिए सीसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे देगा ऐसा सीसा लिख के, तो आप समझिएगा कि वो वाला सीसा है, या आप समझ नहीं पाइएगा। सीसा का मतलब होता है बच्चे का झूला। जो झूला होता है बच्चे का या सियान का, उसी को बोला जाता है। लेकिन बच्चे के जो झूला के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये सी-सॉ उपयोग किया जाता है, और बड़ों के लिए उसे झूला के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो झूला भी होता है, तो ऐसे आपका ऊपर एक टहनी रहता है, फिर ऐसे 2 रस्सी रहता है, और यहाँ से आपका बैठ के झूलने वाला होता है। तो ये आपका देखिएगा कि ये भी किसका उपयोग कर रहा है, तो ये भी आपका प्रथम श्रेणी, यानी कि आलम जो है, ये इसका पॉइंट जो है बीच में जुड़ा हुआ है, और ये झुलाने का काम कर रहा है। या जो चक्कर लगाने वाला भी झूला होता है, वो भी देखिएगा कि बीच से जुड़ा होता है। तो बीच से ये जुड़ रहा है, और चारों तरफ उसके कार्य कर रहा है। तो ये आप झूला याद रखिएगा। साथ में हल जो है, हल भी इसी का उपयोग है। हल भी देखिएगा कि ये बाहर की तरफ रहता है, और बीच में से हल और फावड़ा को जोड़ा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हल आप देखे ही होंगे। इसके बाद और कोई भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। हाँ, नल देखिएगा। तो नल भी जो होता है, तो एक उसका चलाने वाला हैंडल होता है, बीच में नट बोल्टू जुड़ा रहता है, जो नीचे से पानी लेके आता है। तो देखिएगा कि ये भी आपका बीच से ज्वाइंट है, यानी कि बीच में क्या है, आपका आलम है। तो ये भी आपका प्रथम श्रेणी में हो जाएगा। तो ऐसे जितना भी मशीन आएगा सभी प्रथम श्रेणी में आएगा। तो ये देखिएगा प्रथम श्रेणी का हम लोग देख लिए लोग। इसके बाद देखिएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब भार अयास और आलम के बीच में हो, तो जो ये भार है ये आपका किसके बीच में होना चाहिए, अयास और आलम। तो आप सरावता देखिएगा या सुपारी काटने वाला मशीन देखिएगा, तो जो भार होता है इन दोनों के बीच में होता है। थोड़ा सा देखिए कि ये मान लीजिए कि आपका सुपारी काटने वाला मशीन हो गया। अब मशीन आप कभी देखे होंगे तो ऐसा रहता है, और ऐसा पकड़ने वाला होता है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो पकड़ने वाला ये होता है, यहाँ पे कसैली रख के ऐसे दबाते हैं लोग, तो वो कट जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो पकड़ रहा है लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफर्ट हो जाएगा, यानी कि शक्ति लगा रहा है लोग। ये आपका क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा, यानी कि फलक्रम हो जाएगा। तो फल क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एफर्ट यहाँ पे लगाए, आपका फलक्रम यानी कि आलम बाहर आ गया। अब बीच में क्या आ गया, भार आ गया। तो ऐसा कोई भी मशीन हो जब बीच में भार आ जाए तो उसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि बीच में जब भार आ जाएगा तो वो द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा।
कि सरौता इसमें आ जाएगा, सुपारी काटने वाला मशीन आ जाएगा, और देखिए कि नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तो नींबू पानी आप पिए होंगे तो उसमें कैसा रहता है, इसी प्रकार रहता है। उसमें एक यहाँ पे एंगल रहता है जो नट बोल्टू यहाँ पे लगा रहता है, और दोनों छड़ को ये ज्वाइंट करता है। बीच में नींबू रखा जाता है, इसे दबा दिया जाता है तो उसमें से रस निकल जाता है, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद बोतल खोलने वाला जो मशीन रहता है, कोई कभी स्प्राइट ये सब आप पीते हैं तो जो शीशा वाला ढक्कन आता है उसे खोला जाता है, तो उसमें भी क्या रहता है, वैसा ही रहता है, तो वो सब हो जाएगा। दरवाज़ा, तो दरवाज़ा देखिएगा कि दरवाज़ा मान लीजिए कि यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको फंसाने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगाया जाता है, तो दरवाज़ा भी किस में आ जाएगा, आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तो आपका द्वितीय श्रेणी देख लिए। अब आप सोचिए अपने मन में कि कौन सा मशीन किस में आएगा। तो ये तो बहुत आसान है। प्रथम श्रेणी में आपका जो आलम होता है वो बीच में आ जाता है, द्वितीय श्रेणी में भार बीच में आ जाता है, और तृतीय श्रेणी में देखिएगा कि जब आयस आलम और भार के बीच में हो, तो यानी कि जो शक्ति लगता है वो बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका स्टेपलर हो जाएगा। तो स्टेपलर भी देखिएगा कि बीच में क्या लगता है, शक्ति लगता है, उसमें पिन जो लगाते हैं लोग बीच में, और उसको ऐसे क्लिक करते हैं लोग तो वो बीच में लगता है। झाड़ू देखिएगा कि एक तरफ से ऐसे जो झाड़ू रहता है तो यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं लोग, और उसको कार्य करने के लिए बीच में कहाँ, बीच में आपका आयास यानी कि यहाँ से पकड़ के और उसको झाड़ू लगाते हैं लोग। साथ में देखिएगा कि आपका बर्फ पकड़ने वाला मशीन आ जाएगा। साथ में जो हमारा ये हाथ है ये आपका देखिएगा कि यहाँ से ज्वाइंट है और इससे काम कर रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, तृतीय श्रेणी में। यानी कि देखिएगा कि जहाँ से आयास आलम और भार के बीच में हो। चिमटा देखिए सबसे आसान तरीका है, चिमटा को समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। ये आपका देखिएगा कि चिमटा जो होता है ऐसे होता है और ऐसे होता है, रोटी पकड़ने के लिए या जलेबी जहाँ पे बनता होगा उसको, जलेबी को पकड़ने के लिए। तो यहाँ से तो ये घूमता है, और बल हम लोग कहाँ पे लगाते हैं लोग, बीच में यहाँ पे लगाते हैं लोग आयास। तो देखिए कि यहाँ से पकड़ते हैं लोग बीच में से, और रोटी को निकालते हैं लोग या जलेबी को, जो भी वस्तु रहता है निकाला जाता है। तो ये सब आपका आ जाएगा कि इसमें ऐसा जो मशीन होगा आपका तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आप याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी में जब आलम बीच में हो, तो आलम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको फलक्रम बोला जाता है, तो एफ से इसे डिनोट कर दीजिए। इसके बाद देखिए कि द्वितीय श्रेणी में जब आयास, जब भार जो होता है आयास और आलम के बीच में होता है, तो भार यानी कि लोड। उसके बाद देखिए कि आयास, जब आयास बीच में रहेगा तो वो आपका एफर्ट, तो ये आपका हो जाएगा एफ। तो ये एफ बन रहा है, तो एफर्ट को शक्ति से अगर डिनोट कीजिएगा तो ये ऐसे याद कर लीजिए तो आसानी से याद रहेगा। एफ मतलब फलक्रम, एल मतलब लोड, पी मतलब आपका शक्ति हो जाएगा, ये पावर। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे तो कभी भूलिएगा नहीं, तो ट्रिक और लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि ये चैप्टर छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी था। तो यहीं पे समाप्त कर दीजिए। कोई भी आपका सलाह है तो ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।